इतनी रात बीत जाने के बावजूद नींद उसकी आंखों से गायब थी। टाइम का अंदाजा भी वो रात के खाने से लगा रही थी, वरना तो इस कैद खाने में घड़ी वगैरह मैसर नहीं थी। जाने एजेंसी वाले उसके साथ क्या करने का इरादा रखते थे, या आया उसे हलाक कर दिया जाता, या उसके बदले वो उसके मुल्क से अपना कोई कैदी रिहा करवाना पसंद करते। ये भी तो हो सकता है कि मुझे सारी जिंदगी इसी तरह कैद में गुजारनी पड़े। वो झुरझुरी लेकर रह गई। इतनी खूबसूरत जवानी मिट्टी में मिलने वाली थी। पहले पहल उसका ख्याल था कि वो किसी को अपने नाजो अदा के चक्कर में डालकर वहां से आसानी से फरार हो जाएगी, मगर एक हफ्ता गुजर जाने के बावजूद जब कोई उसकी मनमोहनी सूरत की तरफ मुतवज्जे न हुआ तो उसे यकीन आ गया कि या तो वो अपनी दिलकशी खो चुकी है या फिर खुफिया एजेंसी वाले मर्दाना हिस्से से महरूम है। वो इन्हीं ख्यालात में खोई हुई थी कि अचानक दरवाजे पर खटका हुआ और फिर हल्की आवाज में दरवाजा खुलने लगा। दरवाजा खोलने वाले का अंदाज चोरों का सा था। वो चौंक गई और उसका दिल अनजानी उम्मीद में खुशगवार अंदाज में धड़कने लगा। पारसाई को वो बहुत पहले खैरबाद कह चुकी थी, इसलिए किसी किस्म का खौफ उसके पास न फटका। दरवाजा आहिस्ता से खुला और खूबसूरत जवान के हमरा जिसने के उससे पूछगिछ की थी और जो तमाम वक्त सीनियर की कुर्सी के साथ खड़ा रहा था, अंदर दाखिल हुआ। वो लंबे कद और आम सी शक्ल सूरत का जवान था। पार्वती ने उसे देखकर जानबूझकर चेहरे पर ऐसे तासुरात पैदा कर लिए जैसे वो खौफजदा हो। उस जवान ने होंठों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया और आहिस्तगी से चलता हुआ उसके करीब चारपाई पर आकर बैठ गया। पार्वती का अंदाजा सही निकला था। वो उसके पास गैर कानूनी तौर पर आया था। एक लम्हे की खामोशी के बाद उसने बेतुके अंदाज में पूछा, तबीयत कैसी है? पार्वती को उसकी शक्ल और उड़ी हुई रंगत देखकर ये अंदाजा करने में देर न हुई कि वो ऐसे मामलात में अनजान था। उसे शायद पार्वती की भोली भाली सूरत वहां खींच लाई थी। वो आहिस्ता से बोली, पहले से बेहतर है। वो उसका मुलायम हाथ अपने खुरदरे हाथ में लेते हुए मुस्तफसिर हुआ, पता है मैं क्यों आया हूँ? वो मासूमियत से बोली, लाजमी बात है, तफ्तीश के लिए आए होंगे। उसने अपना हाथ उसके बाजू की तरफ बढ़ाया, नहीं, मैं सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ। वो बोली, लाजमी बात है, मर्द हो, कमजोर और नातवा औरत से खिराज तो वसूल करोगे? जवान बोला, ये बात नहीं है, असल में तुम मुझे बहुत अच्छी लगी हो। मेरा ख्याल है कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। जबान से मोहब्बत का इजहार करने के साथ साथ उसके हाथ पार्वती के बदन के उन हिस्सों की तरफ बढ़ गए जहां मोहब्बत की इंतहा होती है। वो आहिस्ता से कसमसाई, कोई आ जाएगा। जवान ने कहा, कौन आएगा? मैंने सबको चाय में नींद की गोलियां डालकर पिला दी हैं। उसकी बात सुनते ही पार्वती ने अपना जिस्म ढीला छोड़ दिया, मगर उसके साथ उसका जहन तेजी से उस बंदे पे काबू पाने की तदबीर सोचने लगा। गो वो जिस्मानी लड़ाई भिड़ाई की तरबियत हासिल कर चुकी थी, मगर नामालूम वो कैसा लड़ाका था और वो जल्दबाजी में काम खराब करना नहीं चाहती थी। फिर अचानक एक तरकीब उसके जहन में आई। उस वक्त तक उस जवान को पार्वती का लिबास बोझ महसूस होने लग गया था। वो पार्वती को इस बोझ से छुटकारा दिलाने के लिए अमली कदम उठाने लगा। पार्वती जल्दी से बोली, नहीं, अभी नहीं। जज्बात की शिद्दत से जवान की आवाज लड़खड़ा गई। क्यों? वो बोली, देखो मैं रात के खाने के बाद कॉफी पीने की आदी हूँ। यहाँ पर हफ्ता होने को है, मुझे कॉफी नहीं मिली। अगर कॉफी मिल जाए तो मैं आपका साथ भरपूर तरीके से दे सकूंगी, वरना शायद मैं आपको खुश न कर सकूं। जवान ने कहा, बाद में कॉफी पी लेंगे। वो शायद जज्बात के हाथों इतना मगलूब हो गया था कि उसे छोड़कर जाने को उसका दिल नहीं कर रहा था, मगर पार्वती भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। वो जानती थी कि एक बार उसके जज्बात ठंडे पड़ गए तो उसकी अक्ल काम करना शुरू कर देगी और पार्वती की आजादी का ख्वाब अधूरा रह जाएगा। वो बोली, प्लीज पहले कॉफी का एक कप ले आओ ना। वो उसके गले में बाहें डालकर उसके होंठों पर एक तवील बोसा देते हुए बोली। जवान बोला, अभी लाया। वो लड़खड़ाते हुए उठा जैसे वो खुमार में हो, और आखिर क्यों ना होता। पार्वती तो शराब की भरी हुई वो बोतल थी जिसे देखकर ही मर्दों पर नशा छाने लगता, और इस गरीब ने तो एक दो घूंट भी ले लिए थे। उसके कमरे से निकलते ही पार्वती ने छलांग लगाकर बिस्तर छोड़ा और दरवाजे के पीछे छुपकर खड़ी हो गई। उसका इरादा था कि जैसे ही वो कॉफी लेकर अंदर दाखिल होता, वो जल्दी से बाहर निकलकर दरवाजे को बाहर से कुंडी लगा देती। वो उस वक्त भी निकल कर जा सकती थी कि उसे पता था कि सब बेहोश पड़े हैं, मगर उसका आशिक तो मौजूद था और वो हल्का सा रिस्क भी नहीं लेना चाहती थी। उसे गए हुए थोड़ी देर हुई थी, मगर पार्वती को यूं महसूस हो रहा था जैसे सदियां बीत गई हों। अचानक उसे कदमों की आहट सुनाई दी। उसका जिस्म तन गया और वो बाहर निकलने के लिए तैयार हो गई। वो अपने कंधे के दबाव से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। उसकी नजर सामने पड़ी चारपाई पर थी। अरे मेरी जान, जल्दी निकलो बाथरूम से, कॉफी आ गई है।
उसने बाथरूम की तरफ मुंह करके पार्वती को आवाज दी। इस मौके से फायदा उठाते हुए वो झपाक से बाहर निकली और बिजली किसी सूरत से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। जवान का दिल इस जोर से धड़क रहा था जैसे सीना तोड़कर बाहर निकल आएगा। दरवाजा बंद होने की आवाज ने इस नामुराद आशिक को चौंका दिया था। वो तीर की तरह दरवाजे के करीब आया और चिल्लाते हुए बोला, ये क्या मजाक है? मगर वो उसकी आवाज से दूर जा चुकी थी। थोड़ी सी तलाश के बाद ही उसे तहखाने से बाहर जाने का रास्ता मिल गया। चंद लम्हों बाद वो उस कोठी के सहन में थी। उसकी नजर गिराज में खड़ी गाड़ियों पर पड़ी, मगर गाड़ी ले जाने में खतरा बढ़ जाता। वो गाड़ियों को नजरअंदाज करते हुए गेट के करीब पहुंची। गेट के बड़े दरवाजे को ताला लगा हुआ था, मगर जेली खिड़की को सिर्फ कुंडी लगी हुई थी और उसके साथ रखे हुए स्टूल के करीब चौकीदार इस अंदाज से लेटा था जैसे बेहोश हो। वो खिड़की खोलकर गली में निकली। आजाद फजा में गहरे सांस लेते हुए एक समत मुंतखब करके भाग पड़ी। वो जल्द से जल्द इस इलाके से दूर निकलना चाहती थी। कराची के इलाके का फ्लाईओवर के करीब धमाका। रोशनी के शहर कराची को तारीक करने की साजिशें बेनकाब। भारतीय एजेंसी रॉ की चालबाजियां, मक्कारियां, एक ऐसे नौजवान की दास्तान जिसे हालात ने दहशतगर्द बनने पर मजबूर किया। बदनाम ज़माना एजेंसी ब्लैक वाटर के गलीज धंधे। पाकिस्तानी ISI के कारनामे। मुल्क की खातिर कुर्बानियां। स्नाइपर और भगोड़ा के बाद पेश खिदमत है रियाज आकिब कोहलर का एक और शाहकार नॉवल दलदल। ओए मुकर्रम, तुम कहाँ हो यार? शेरे का लहजा शिरीनी में डूबा हुआ था। उसे मुकर्रम की परेशानी से लबरेज आवाज सुनाई थी। कुछ न पूछे शेरे भाई, बस मौत के मुंह में फंसा हूँ। शेरा बोला, ओए कुछ नहीं होता यार, मर्द बन, तू सेठ फाजिल का बंदा है, किसी अरे गैरे का नहीं। मुकर्रम बोला, वो तो ठीक है, मगर मामला काफी उलझा हुआ है। SP साहब इस मामले में काफी दिलचस्पी ले रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि वो सेठ साहब की बात मान जाएंगे। शेरा बोला, बेवकूफ हो तुम जो ऐसी बातें कर रहे हो। ऐसे कई SP सेठ साहब पाँव की ठोकरों में रखते हैं। बहरहाल तेरे लिए एक खुशखबरी है। मुकर्रम बेताबी से मुस्तफसिर हुआ, वो क्या शेरे भाई? शेरा बोला, फोन पर बताने वाली नहीं है, यहाँ मेरे पास आ जाओ, मैं डेरे पे हूँ। और हाँ, ये ख्याल रखना कि कोई तुम्हें यहाँ आते वक्त न देखे, क्योंकि हमारे आपस के ताल्लुकात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मुकर्रम बोला, फिर मैं ऐसा करता हूँ कि रात को आऊंगा। शेर ने कहा, नहीं यार, समझा करो, रात को हमारे पास टाइम कहाँ होगा, वही कमर्शियल वाली मंगवाई हुई है। पैसे तो ज्यादा मांगे हैं साली ने, पर कोई बात नहीं, सेठ साहब अपने वर्करों पर बहुत मेहरबान हैं। मुकर्रम की आवाज गले में फंसने लगी। बोला, शेरे भाई वो मान गई? शेरा बोला, ये सालियां पैसे की होती हैं यार, चंद टके दिखाओ तो ऐसे भाग कर आती हैं जैसे नेक आदमी मक्के मदीने की तरफ भागता है। यूं भी ये कमर्शियल और ड्रामों में काम अपना रेट बढ़ाने के लिए करती हैं। हम इन्हें एक रात में इतना मुआवजा देते हैं जो इनके कई ड्रामों के बराबर होता है। मुकर्रम बोला, सिर्फ डांस पार्टी होगी या? उसकी दिली ख्वाहिश होंठों पर मचली। शेर ने बुलंद बांग कहकहा लगाया, अरे बेवकूफ, उनके डांस की मूवी हम नहीं देख सकते क्या? सिर्फ डांस देखने के लिए इतना खर्चा कौन करता है? अलबत्ता तमाम आदमियों को शायद वो टाइम न दे सके कि पार्टी रात गए तक जारी रहेगी। उसके बाद इतना टाइम नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा 3-4 आदमी, और इन 3-4 में तुम शामिल हो गए। फरते मुसर्रत से मुकर्रम से बोला न गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो जिस लड़की को स्क्रीन पर देखने के लिए तरसा करता था उसकी आगोश में आ जाएगी। वो बोला, क्या? शेर ने कहा, हाँ, ये बिल्कुल हकीकत है। अब तुम जल्दी से पहुंचो ताकि तुमसे कुछ जरूरी बात की जाए, क्योंकि ये बात फोन पर करने वाली नहीं। मुकर्रम बोला, मैं बस अभी पहुंचा। उसे यकीन था कि ये लड़की उसका मुंह बंद करवाने के लिए सेठ फाजिल बतौर रिश्वत उसे पेश कर रहा होगा, और इस कीमत पर वो बड़ी आसानी से उसकी हर शर्त मानने के लिए तैयार था। शेर खान ने उसके शौक को हवा देकर फोन ऑफ कर दिया। उसे पता था कि अब मुकर्रम ने उसके पास भाग कर आना था। सर, मुझे नजर आ गई है, भागती हुई आ रही है और गली के नुक्कड़ तक पहुंचने वाली है। आतिफ को इमरान के दबे लहजे में बात करने की वजह से बात समझने में दुश्वारी हो रही थी। वो सामने बैठे जफर से मुखातिब हुआ, जफर, टीवी की आवाज कम करो। जफर जो बड़े इन्हिमाक से खबरें सुन रहा था, यस सर कहते हुए टीवी ऑफ कर दिया। आतिफ इमरान को हिदायत देने लगा, और जब तुमसे 200-300 मीटर आगे निकल जाए तो तूने उसके पीछे चल पड़ना है। इमरान ने कहा, ठीक है सर। आतिफ ने कहा, और याद रहे, 1 किलोमीटर के दायरे में तुम उसे उस वक्त तलाश कर सकते हो जब तक वो इन्हीं पुराने कपड़ों में है। उसके बाद तुम्हारा फासला 200 मीटर से बढ़ना नहीं चाहिए। इमरान ने कहा, मुझे कंफर्म है सर। वो बाईं समत को मुड़ गई है और उधर हमीद मौजूद है।
आतिफ ने कहा ओके, उससे मुत्तला कर दो और राब्ता मुनक़ता कर दिया। जफर ने पूछा सर क्या उसके फरार को दुश्मन हमारी चाल नहीं समझेंगे? आतिफ ने कहा बज़ाहिर तो ऐसा नजर नहीं आता क्योंकि हमारे प्लान में कोई झोल नहीं था। जफर बोला वैसे जो कुछ उसे मालूम था हम उगलवा चुके हैं, फिर इस चाल का फायदा? आतिफ ने कहा जफर आप किसी से मालूमात जरूर उगलवा सकते हैं लेकिन उसकी हमदर्दियां नहीं खरीद सकते। अब वो अपने सीनियर तक पहुंचने के लिए सर तोड़ कोशिश करेगी। शायद इमरजेंसी सूरत हाल के लिए कोई ऐसा तरीका कार उनकी तंजीम में मौजूद हो जिसको बरूए कार लाकर वो अपने आदमियों तक पहुंच जाए। इस तरह हम भी उसके जरिए से अपना गौहर मकसूद हासिल कर लेंगे। जफर ने कहा यह भी तो हो सकता है कि वो पाकिस्तान से फरार होने की कोशिश करे। आतिफ ने कहा मुमकिन है मगर उसके लिए भी तो उसे किसी की मदद चाहिए होगी। इलावा अज़ीं उसका ऐसा करने से हम आसानी से उनके उस तरीके कार से वाकफियत हासिल कर लेंगे कि जिसके जरिए वो पाकिस्तान से फरार होते हैं या उधर दाखिल होते हैं। जफर ने कहा वो तरीका उससे उगलवाया भी तो जा सकता था और फिर जरूरी तो नहीं कि वो अपने मुजव्विज़ा तरीका कार के मुताबिक फरार हो। पाकिस्तान में ऐसे कई मिल जाएंगे जो उसे बड़ी खुशी से सरहद पार करवा दें। ऐसी औरतों से हमदर्दी करने वालों की वतन अजीज में कोई कमी नहीं। आतिफ ने मुस्कुराते हुए कहा इस जगह अगर आप मेरी तरह मिल जाएंगे ऐड कर लें तो फिक्रे में जान पड़ जाएगी। उसने उस पर लतीफ चोट की। जफर सफाई पेश करते हुए बोला मैं तो खैर कुर्बानी का बकरा हूँ। आतिफ ने कहा तेरे हाथों की गुस्ताखियां मुझे वाज़े नजर आ रही थी। ये तो शुक्र है कि वो भाग गई वरना तू शायद हमारा लिहाज भी ना करता। जफर फीकी मुस्कुराहट से बोला आपने खुद ही तो कहा था कि हकीकत लगना चाहिए। आतिफ ने कहा ये तो नहीं कहा था कि हकीकत होनी चाहिए, तुम तो इस ड्रामे में हकीकत का रंग भरने वाले थे। जफर बोला ये तो खैर मुबालगा आराई बल्कि बहतान है। आतिफ बोला इसका फैसला तमाम इकट्ठे बैठकर करेंगे। यूं भी तुम्हारी वीडियो हमने तैयार कर ली है इसलिए तुम मुकर भी नहीं सकते। जफर बोला ये बात का मसला है, पहले आप मेरे सवाल का जवाब तो दें। आतिफ ने कहा यार इस पे पहले तफसीली बहस हो चुकी है, अब गुजरी बातें दोहराने का फायदा। जफर इत्मीनान से बोला मैं उस वक्त हाजिर नहीं था और मेरी गैर हाजिरी की वजह से आप लोगों ने मेरा चुनाव किया था। आतिफ ने कहा खैर तुम्हारे चुनाव की वजह गैर हाजिरी तो नहीं है, अलबत्ता इसे तुम अपनी खूबी कह सकते हो। जफर बोला सर आप जो भी कहें मगर मैं आपके प्लान से मुत्तफिक नहीं हूँ। आतिफ ने कहा बड़ा लेट ख्याल आया। उसके लहजे में तंज की आमेजिश थी। ये बात तुमने पहले क्यों न की? जफर बोला जब तमाम सीनियर मुत्तफिक हो चुके थे तो मेरे कहने न कहने से क्या फर्क पड़ता है। आतिफ बोला जफर तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरे यहाँ सीनियर जूनियर वाली कोई बात नहीं। हर आदमी को दावत आम होती है कि वो दलाइल दे, जिस बात पे सबका इत्तेफाक हो जाता है मैं उसे कबूल कर लेता हूँ। जफर बोला अच्छा अगर दुश्मन उसे हलाक कर दें तो? आतिफ ने कहा तो कर दें हलाक, हमने जो उगलवाना था उगलवा लिया। अब अगर हम उसकी वजह से दुश्मन तक पहुंच जाते हैं तो सोने पे सुहागा, वरना इस काम में ऊंच नीच तो होती रहती है। अभी ये बात आतिफ के मुंह में थी कि उसके मोबाइल फोन की घंटी बजी। वो मोबाइल स्क्रीन पर हमीद का नंबर देखकर मुस्तफसिर हुआ। यस हमीद। हमीद बोला सर वो मेन रोड तक पहुंचने वाली है। आतिफ ने कहा ठीक है इरफान के साथ राब्ते में रहो, वो कार लिए उसके इंतजार में तैयार बैठा है। हमीद ने कहा सर उसे बता दिया है। आतिफ ने कहा गुड, तुम्हारे पास कौन सी सवारी है? हमीद बोला बाइक है सर। आतिफ ने कहा ओके, तुमने और इमरान ने अपने अपने तौर पर उसका ताकुब करना है और आपस में भी राब्ते में रहना और मुझे ताज़ा सूरत हाल से आगाह रखना। आतिफ ने उसे तफसीली हिदायत दी और उसकी यस सर सुनते ही राब्ता मुनक़ता कर दिया। इरफान ने हमीद की तरफ से ओके का सिग्नल मिलते ही गाड़ी स्टार्ट की और आहिस्ता रवी से आगे बढ़ा दी। अभी वो मतलूबा गली से कुछ दूर था कि उसने पार्वती को गली से बरामद होते देखा। उसके कदमों की रफ्तार काफी तेज थी मगर गली से निकलने के बाद उसने भागना तर्क कर दिया था। इरफान जानता था कि उसने रोड पे पहुंचते ही किसी से लिफ्ट मांगकर वहां से जल्द अज जल्द दूर निकलने की कोशिश करनी थी और वो नहीं चाहता था कि ये लिफ्ट देने वाला उसके अलावा कोई बने। मगर उसकी ये ख्वाहिश पूरी न हो सकी। तमाम प्लान उनकी मर्जी के मुताबिक हुआ लेकिन उस जगह पर किस्मत ने उनका साथ न दिया। वो भी पार्वती से 50 मीटर दूर था कि उसने रोड पे चढ़ते ही लिफ्ट के लिए हाथ लहराया। वो जवान लड़की थी और जवान लड़की का लिफ्ट लेने के लिए लहराने वाला हाथ कम ही रायगां जाता है। गो उस वक्त रात थी मगर फिर भी इलेक्ट्रिक पोल की रोशनी बहरहाल इतनी थी कि कार वाले को एक जवान लड़की की पहचान हो जाती और यही हुआ। नामालूम कार ड्राइवर ने इस खदशे से बड़ी फुर्ती के साथ ब्रेक लगाई कि लिफ्ट देने में कोई और पहल न करे। इरफान के सामने पार्वती बड़ी बेतकल्लुफी से फ्रंट सीट का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। इरफान होंठ भेंचते हुए ये खबर आतिफ को पास करने लगा। इस दौरान वो उस कार के ताकुब से गाफिल नहीं हुआ था। गो उस वक्त इतना रश नहीं था मगर फिर भी रात के अंधेरे में किसी कार का
ताक़ुब निहायत मुश्किल होता है। उसकी ये मुश्किल उस रिसीवर ने दूर कर दी जो एक सुर्ख नुक्ते की सूरत में पार्वती के वजूद की निशानदही कर रही थी। उसकी बात सुनकर आतिफ इत्मीनान से बोला, कोई बात नहीं, जरूरी तो नहीं कि जो हमने सोचा है वही हो, तुम ताक़ुब जारी रखो और इमरान पार्टी को भी अपनी लोकेशन और गाड़ी का नंबर मॉडल पास कर दो। इरफान बोला, सर नंबर तो अंधेरे की वजह से सही पढ़ा नहीं गया, अलबत्ता कार का मॉडल वगैरह पास कर देता हूँ। आतिफ ने ओके कहते हुए राब्ता मुनक़ता कर दिया। इरफान इमरान का नंबर डायल करने लगा। राब्ता होते ही इमरान मुस्तफसिर हुआ, हाँ इरफान भाई, और इरफान एक बार फिर वही तफसीलात दोहराने लगा जो वो आतिफ को बता चुका था। मैंने भी उसे गाड़ी में बैठते देख लिया था और अब उसी गाड़ी के ताक़ुब में हूँ। अगर आप बाईं साइड पर देखने की जहमत करें तो आप आसानी से एक मोटरसाइकिल सवार को देख सकते हैं जो बंदा करीब है। उसने पूछा, हमीद को भी बता दिया? इमरान ने कहा, हाँ मैं उससे राब्ते में हूँ और वो हमसे थोड़ा ही पीछे है। ओके कहकर इरफान ने कॉल मुनक़ता करते हुए मोबाइल जेब में डाला और पूरी तवज्जो उस कार की अकबी लाइट पर मरकूज कर दी जिसमें पार्वती बैठी हुई थी। एक जगह सुर्ख बत्ती पर रुकते हुए उसने कार का नंबर भी नोट करते हुए आतिफ साहब को पास कर दिया। उसे अंदाजा था कि पार्वती ने सबसे पहले कपड़ों से निजात हासिल करनी थी और इस तरह वो आला कार जिसकी रेंज 1 किलोमीटर थी उसके बदन से अलहदा हो जाना था। अलबत्ता उसके कानों में पड़े जेवर में छुपा आला फिर भी उसकी निशानदही करता रहता। उसके कानों के जेवर में वो बारीक सा आला छुपाने का मशवरा आतिफ ने दिया था और तमाम ने उससे इत्तेफाक किया था। उन्हें मालूम था कि जेवर ही वो वाहिद चीज है जो एक औरत अपने बदन से अलहदा करने पर राजी नहीं होती। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।